अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे मेजरमेंट्स का चैप्टर शेयर करने लगा हूँ और ये सारे टॉपिक्स जो कवर होंगे इसमें मैं आपको कंसेप्चुअल ओवरव्यू दूंगा हर एक चीज़ का एज़ क्विकली और एज़ सिंपली एज़ पॉसिबल। और सारे टॉपिक्स एक एग्ज़ाम फोकस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किए गए हैं ताकि आप सिंपली चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें। सारे की पॉइंट्स हैं इसमें और कोई लेंथी स्टेटमेंट्स बुक की तरह की कोई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ों को रिफ्रेज और कंप्रेस करके ही मैंने बनाया है इसे ताकि आप सिंपली ये चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल वे में याद रख सकें और एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर्स में ही हेल्पफुल होंगे ये पॉइंट्स। तो ये लेटेस्ट कोर्स जो है फेडरल और पंजाब बोर्ड का दोनों के मुताबिक ही है, लेकिन साथ मैंने कुछ ये प्रीवियस ईयर्स जो कि बुक्स जो चल रही थी सारी उससे थोड़ा बहुत मैंने मटेरियल लिया है जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे इस चैप्टर को और सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है एस्टिमेशन जो फेडरल बोर्ड का काफ़ी बेसिक और रिडंडेंट टॉपिक है। तो इसकी पहली डेफिनेशन देख लें आप, जो बुक में भी है लेकिन मैंने इसे थोड़ा बहुत चेंज किया बस। एजुकेटेड गैस या कैलकुलेशन के लफ्ज़ आप दिमाग में रख सकते हैं। इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हुई एस्टिमेशन। फर्दर ब्रेकडाउन करें इसे तो इट्स अ theoretical calculated approximation of the physical quantities made with limited data and a simplified formula। तो ये ऑफ कोर्स ऑन द पेपर आप करते हैं एक थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन, इसका सिनोनिम है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होती है। तो आप सिंपली फार्मूला लगाते हैं जो एक सिंप्लीफाइड फार्मूला होता है और जो आंसर आता है वो एक एस्टिमेटेड आंसर होता है, एक रियल आंसर नहीं हो सकता वो, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो उसके साथ ही मैं एक पर्सनल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको ताकि आप दो चीज़ों को मिक्सअप ना करें। तो एक चीज़ होती है एस्टिमेशन और एक चीज़ होती है आइडियलाइजेशन। तो ये एक साथ साथ चलते हैं लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइडियलाइजेशन क्या है, अगले पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं कि आइडियलाइजेशन इज अबाउट ignoring the intricate internal and external factors that affect the expected results so that we get a simplified formula producing estimated answers। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ना एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस सामने हो रहा है तो आपने उसको आइडियलाइज करना है पहले। मतलब आपने सारे जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स क्या है जो उसकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी एक्सेप्शन या जो भी उसकी चेंजेस आती हैं उस सब्सटेंस की इटसेल्फ, और उसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं, मतलब फ्रिक्शन, जो भी हीट ले लें, टेम्परेचर वगैरह, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं आप, तो आप एक ना आइडियलाइज़ मॉडल उसका बनाते हैं आप। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं रहती। तो एक सिंपल वर्ड में आप कहते हैं आइडियल केस सिनेरियो बन जाता है सबसे पहले। तो जब वो बनता है तो उसके बाद जो हम फार्मूला उससे ड्राइव करते हैं वो एक सिंप्लीफाइड और काफ़ी बेसिक फार्मूला बन जाता है, तो जिसमें बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो उसकी वजह से जो आंसर फिर आएगा वो एस्टिमेटेड आंसर आएगा। एस्टिमेशन का जो सिंपली ताल्लुक है वो है वैल्यू से, आंसर से, और आइडियलाइजेशन का ताल्लुक है आइडियल केस सिनेरियो बनाना और उससे फिर जो सिंप्लीफाइड बेसिक फार्मूला जो हम पूरे फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ते रहते हैं, जो सारे चैप्टर्स के फार्मूले जो हैं तो वो सारे सिंप्लीफाइड फार्मूले होते हैं। तो बस इसमें ये टॉपिक बस यही बात आपको समझाना चाह रहा है। तो इससे फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो एस्टिमेशन और आइडियलाइजेशन को ही फॉलो करते हैं। तो अब ये एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड है कि एस्टिमेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अडल्ट मैन टू वॉक अप थ्रू स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। तो ये आपके पास वैल्यूज़ ये गिवन है कि एडल्ट मैन का मास आपके पास आ जाएगा 70 kg और हाइट 3 मीटर आ जाएगी। तो सिंपली आपने एस्टिमेट करना है एनर्जी को, मतलब आपने आइडियलाइजेशन हो चुकी है, सब कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमूव्ड हैं। एक आइडियल केस है, आपने कोई फैक्टर्स नहीं बाकी सोचने, सिंपल जो फार्मूला हम पढ़ते आते हैं पोटेंशियल एनर्जी का mgh, बस वो यूज़ करना है। तो सिंप्लीफाइड फार्मूले से बस वैल्यूज़ सामने हैं और पुट कर लिया आपने mgh की वैल्यूज़, और ये एक एस्टिमेटेड आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, इसका और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दैट्स इट अबाउट एस्टिमेशन। Alright, so we have physical quantities. Physical quantities are the quantities which are observable and they're measured by physical instruments. So that's pretty much clear. इनकी दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव की जाती हैं या फिर जो डिराइव करते हैं अदर क्वांटिटीज़ को। ये डिपेंडेंट है और 7 नंबर है, ठीक है। और डिराइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं और ये डिपेंड करती हैं, दैट्स वाई दे डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर मैनी इन नंबर। तो फिर साथ एग्जांपल्स हो जाएंगी, जो डिफरेंस इसका हो जाएगा फिनिश। उसके बाद है मास और वेट का डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अक्सर लोग से कंफ्यूज कर देते हैं। तो मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज पोजेस्ड बाय बॉडी, राइट? ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगले पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इट कैन नेवर बी जीरो एंड इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, एक बॉडी की, ठीक है? उसको हम क्वांटिफाई जब करते हैं ना, तो वो मास होता है उसका, ठीक है? तो मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंसेस, जो लिवर बीम बैलेंस है, और इसके अलावा इनर्शियल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेटेस्ट यूज़ होता है, ठीक है? इसके बाद ऐसा यूनिट जो केजी में है। वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली, जो एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है ऑन अ प्लैनेट। तो मतलब ये प्लैनेट पर ही ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो उसका मतलब हुआ इट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, so it can be zero and it is variable then from planet to planet. So it is measured by spring balance, ठीक है? इसका एक स्पेशल बैलेंस है स्प्रिंग बैलेंस, उससे वेट एसेंशली वेट मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है इसका ऐसा यूनिट विच इज न्यूटन बिकॉज इट्स अ फोर्स। सो फिर है मास की दो टाइप्स, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास है वो मास ऑफ अ बॉडी विच इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू अ फोर्स विच इज नॉट ग्रेविटी। सो अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर, इट इज़ नॉट ग्रेविटी, और उस वक्त उस जो मोशन में होती है ट्रांसलेशनल मोशन में, तो उस वक्त जो मास मेजर किया जाता है वो इनर्शियल मास होता है, और वो इनर्शियल बैलेंस से ही मेजर किया जाता है। तो उसका एक फार्मूला होता है जो एफ इक्वल्स टू एम ए से डिराइव किया जाता है, वही है ये वाला फार्मूला। थर्ड पॉइंट ये आपने मेजर इसको मेमोराइज कर लेना है, राइट? फिर है ग्रेविटेशनल मास, जो हम यही मास असल में आजकल ये वाला मास मेजर करते हैं। तो इट्स द मास ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटी। नेक्स्ट इसकी मेजरमेंट है जो फिजिकल बैलेंसेस जो हम यूज़ करते हैं उसी से होती है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी वही उसी के लिए होता है, ग्रेविटेशनल मास के। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स, जिसमें आगे रेडियन स्टेरेडियन भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद होगा कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स। तो ये यूनिट से रिलेटेड अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बात। तो यूनिट्स की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई कि यूनिट इज़ अ रेफरेंस और इट्स अ स्टैंडर्ड, ओके, दैट आल्सो हैज़ इट्स ओन सिंबल्स, ठीक है? यूनिट के सिंबल होते हैं। तो असल में ये क्या है, एक रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है, दैट टेल्स अस द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये है इसका पर्पस कि हम यूनिट्स हमारे पास क्यों हैं, हर चीज़ के यूनिट क्यों है। तो यूनिट हमें ऑब्वियसली नेचर बताता है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और ये हमने पहले से ही सेट किया हुआ है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो ताकि हम सारे एक चीज़ पे एग्री कर सकें। तो ऐसे यूनिट्स, इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लें। ऐसे यूनिट्स हैं क्या? सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसने एक सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स उसने सेट की हैं टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है? ये जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स, तो 1960 में इसने ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये उसने किए थे सेट, ओके? तो उसके बाद आइडियल स्टैंडर्ड है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि आइडियल स्टैंडर्ड या आइडियल यूनिट्स कौन से होने चाहिए। तो इसके ये 5 पॉइंट्स हैं कि वेल डिफाइंड हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल हो, सुटेबल साइज और इनवेरिएबल हो विद एनी एक्सटर्नल फैक्टर, उसको कोई इफेक्ट ना करे, वो हर जगह सेम रहे और इजीली यूज़ किया जा सके, उसका साइज़ नॉर्मल हो और कोई चेंजेस ना है उसमें, तो वो बस एक आइडियल स्टैंडर्ड हुआ। ये भी एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक सिंपल प्रोसीजर बस है। तो बस 2 पॉइंट्स है इसके कि स्टैंडर्ड यानी यूनिट्स आपने चूज़ किए, फिर एक प्रोसीजर आपने बनाना है टू कंपेयर द मेजरमेंट विद द स्टैंडर्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कौन कौन से। एक तो हो गया ना ऐसा है यूनिट्स, तो वो होता है असल में एमकेएस सिस्टम, जो ऐसा यूनिट इसी को यूज़ करता है, और है सीजीएस, और तीसरा है एफपीएस। तो ऐसा यूनिट्स जो होते हैं उसमें फर्दर उसकी सब टाइप्स हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, और वो वही है जो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हुए, वही ऑब्वियसली बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स हुए। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ एक थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो पहले सेपरेट होते थे लेकिन अब वो डिराइव यूनिट्स का ही हिस्सा हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं क्या? वो हैं प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, वही रेडियन और स्टेरेडियन। तो बस ये 2 यूनिट्स हैं, दे आर 2 इन नंबर, राइट? स्टेरेडियन एंड रेडियन। और ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स है, मतलब ऑफ कोर्स रेडियन इज फॉर सर्कल एंड रेडियन इज फॉर स्फीयर। तो आगे से हम देखते हैं अब। तो रेडियन देखते हैं, फिर उसकी डेरिवेशन है कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, और फिर रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन। तो रेडियन की डेफिनेशंस 2 हैं कि इट्स द ऐसा यूनिट ऑफ 2 डायमेंशनल एंगल, बाय 2 डायमेंशनल यू नो इट मीन सर्कल। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle। तो अगर किसी सर्कल की आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस की इक्वल हो जाए,
तो इसका मतलब है बीच में एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम डिराइव करेंगे नंबर ऑफ रेडियंस इन अ सर्कल। तो ये एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एस इक्वल्स टू आर थीटा, जो आप मैट्रिक मैथ्स में भी पढ़ते हैं ऐसे। तो ये एस इक्वल्स टू आर मतलब एस ये है आर्क लेंथ और आर ऑफ कोर्स रेडियस हुआ। तो ये दोनों इक्वल जब होंगे इसका मतलब हुआ कि थीटा जो एंगल था वो 1 रेडियन था बाय डेफिनेशन, राइट। तो ये तो एक आर्क की बात हुई ना, मतलब एक आर्क ही आपके सामने होगा। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाए, इन अ कंप्लीट सर्कल द आर्क लेंथ द एस विल बी 2 पाई आर, मतलब ये पूरी सर्कमफेरेंस कवर हो जाएगी, राइट। तो एस की जगह आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू आर थीटा बन जाएगा फिर। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि पूरे सर्कल में जो थीटा है, जो नंबर ऑफ रेडियंस है, वो है 2 पाई रेडियंस। या फिर इसे आप कह सकते हैं 6.228 रेडियंस भी कह सकते हैं, या फिर आप सिंपली लिखते हैं 2 पाई रेडियंस। तो इससे हमें पता चल गया एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब आगे हमें देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो हमें ये भी पता है कॉमन जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं डिग्री के, कि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। और अभी अभी पता चला कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस भी होते हैं। तो हमें बस इसके इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, इन दोनों चीज़ों को। तो अगर हमें चाहिए 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो इस 2 पाई को उधर भेज देंगे, यहाँ 1 रह जाएगा। तो आंसर आएगा 57.3 डिग्रीज। या फिर इसे आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं 180/पाई, जिसकी वैल्यू होती है 57.3 डिग्री। तो 180/पाई इसलिए लिखा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप ये चीज़ लिख सकते हैं जिससे कैंसिलेशन ईजी हो सकती है, क्योंकि वो कुछ पाई रेडियंस दिए होते हैं, तो पाई पाई आपका कैंसिल हो सकता है, जिससे कैलकुलेशन ईजी होती है। तो अगर आपको चाहिए 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, तो 360 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.017 रेडियंस। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स और सॉरी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। और इसका अगर आप इन्वर्स करें तो इसका, तो ये पाई बाय 180 भी होता है 1 डिग्री। तो ये न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन के लिए ये दोनों चीज़ें ईजी हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं। और इनको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास यही आंसर आएंगे। तो अगर रेडियन आ गया तो उससे रेडियन समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी चेंजेस है उसमें कि इट्स एज द यूनिट ऑफ 3D एंगल हो जाएगा, और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा। लेकिन अब आर की जगह जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया हमें नज़र आता है, तो वो इक्वल हो रेडियस के स्क्वायर का। तो फिर जो सेंटर में एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। और रेडियन का यूनिट का सिंबल होता है SR, रेडियन का RAD, ठीक है। तो अब इसमें भी यही क्वेश्चन होता है, डिराइव नंबर ऑफ 3 रेडियंस इन अ स्फीयर। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, और एस की जगह SA हो जाएगा सरफेस एरिया, और आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल थीटा इस दफ़ा वो होगा स्फीयर का एंगल, राइट, उसके सेंटर में। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो थीटा आता है वो हो जाएगा 4 पाई/रेडियन। तो ये रेडियन से रेडियन कंप्लीट हो गया। बस आपको जो फाइनल चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं एक सर्कल में, और 4 पाई/रेडियन होते हैं एक स्फीयर में। और ये वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए इसमें। और ये कन्वर्जन्स के लिए ये दोनों चीज़ें ईजी हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये बस कवर हो गया यूनिट्स का पोर्शन। तो फेडरल और पंजाब दोनों बोर्ड की बुक्स के सारे जो पॉइंट्स थे उनको कंसोलिडेट करके ये 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं रिगार्डिंग कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। तो फर्स्ट जो कन्वेंशन है वो है कि अगर आपने पूरा नेम लिखना है यूनिट का, सो द फर्स्ट लेटर इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड इन द फुल नेम इवन इफ इट्स द साइंटिस्ट नेम। मतलब ये एग्जांपल्स हैं मीटर, सेकंड, न्यूटन। तो ये आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगी फर्स्ट लेटर की अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं ऑफ द यूनिट। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट है कि अगर आप यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं तो ओनली द साइंटिस्ट्स नेम यूनिट सिंबल इज कैपिटलाइज्ड, मतलब न्यूटन, जॉल, एम्पियर। और जो बाकी होंगे जो नॉन साइंटिस्ट नेम्स हैं, यानी सेकंड, मीटर, तो उनका यूनिट का सिंबल, मैंने अंडरलाइन किया यूनिट के सिंबल की बात हो रही है, तो वो स्मॉल होंगे। तो बस ये पॉइंट है सेकंड पॉइंट। थर्ड है कि देर इज़ नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट, मिलीमीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। बट यूज़ वन स्पेस बिटवीन वैल्यू एंड बेस यूनिट सिंबल एंड बिटवीन टू सिंबल्स एज वेल। उसकी एग्जांपल है कि वैल्यू और बेस यूनिट।
मतलब 1 और मीटर के बीच में स्पेस है और 2 यूनिट्स के बीच में भी स्पेस होगी, मीटर और सेकंड के बीच में भी स्पेस होनी चाहिए। तो इसके बाद है कि देयर शुड बी नो कंपाउंड प्रीफिक्स, मतलब पी को माइक्रोसेकंड की फॉर्म में लिखना रॉन्ग होगा, और नो प्लूरल्स लाइक मीटर्स लोग लिखते हैं सेकंड्स, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, और नो सेल्फ मेड एब्रीविएशंस, मतलब सेकंड को लोग सेक लिख देते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। इसके बाद है इफ़ पावर फैक्टर गिवन, मतलब एक्सपोनेंट गिवन आपके पास, कोई रेज़ टू द पावर हुई कोई चीज़, तो देन दैट पावर इज़ अप्लाइड टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट द यूनिट। मतलब अगर आपके पास किलोमीटर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मीटर के ऊपर नहीं है, ये किलो के ऊपर भी है, तो इसकी जो वैल्यू आप लिख सकते हैं वो 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर नहीं, वो 3 इंटू 2 6 करके 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर होगी। उसके बाद है कि देयर शुड बी नो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से यहाँ मतलब है कि कोई फुल स्टॉप नहीं यूज़ करेंगे, कॉमा वगैरह एट द एंड ऑफ द, मतलब आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट आपके सामने है तो आप उस यूनिट के आगे कोई फुल स्टॉप, कॉमा, कोई और पंक्चुएशन नहीं यूज़ करें। उसके बाद है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस वी यूज़ द suitable units of physical quantity as calibrated on the instrument and then converted into SI units afterwards। इसका मतलब क्या हो कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, जैसे वर्नियर कैलिपर है फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं या मीटर रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो उस फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसकी जो यूनिट्स कैलिब्रेटेड होंगी, तो आपने वो वाले यूनिट्स यूज़ करने हैं इन योर ऑब्जर्वेशंस जो आप लिखेंगे, और देन फाइनली जब आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे उसमें फिर आप उस जो कॉमन यूनिट यूज़ हुआ होगा उसको आप फाइनली कन्वर्ट कर देंगे इन द एसआई यूनिट्स। तो इसमें सिंपल ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज़ करना है, सॉलिडस नोटेशन यूज़ नहीं करना। मतलब मीटर सेकंड -1 यूज़ कर सकते हैं, मीटर स्लैश सेकंड यूज़ करना ठीक नहीं है। इसके बाद है कि देयर इज़ नो रूम फॉर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाइक सीजीएस और एफपीएस। कहीं भी सीजीएस एफपीएस वाले यूनिट्स नज़र आए तो आपने फ़ौरन उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है जो है एमकेएस सिस्टम। लास्ट पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपने अपने सारे आंसर्स लिखने हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। साइड पे पहले टेबल ये वाला देख लेते हैं, ये साइड बॉक्स के लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की 9.46 10 पावर 15 मीटर, और ये असल में वो डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है इन 1 ईयर। तो हमारे इसकी एग्जांपल्स है मिल्की वे जो है उसका डायमीटर दिया गया है, और एंड्रोमेडा जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है वो हमसे 2.5 मेगा लाइट ईयर्स अवे है, राइट। और उसके बाद एंगस्ट्रॉम, ये जो है एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन ये ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं, मतलब इन्हें अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और हीलियम का साइज़ है 1 एंगस्ट्रॉम, और सेल साइज़ होते हैं जनरली 10 से 100 माइक्रोन के बीच। बाद हाँ, ये टेबल देख लें नीचे से, मैंने इंपॉर्टेंट आपसे क्वांटिटीज़ की जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो उसके यूनिट्स हैं वो डिस्कस की हैं कि इन एमकेएस और सीजीएस का तो आपको पता होगा, तो वो देख लेते हैं। मैथ्स एमकेएस में केजी होता है, एम से पता चल रहा है, सॉरी के से, और सीजीएस में जी है ग्राम, लेकिन एफपीएस में मसला होता है कि पी नहीं, पी है वेट का यूनिट पाउंड, एफपीएस में मैथ होता है स्लग। ये आपने चीज़ें याद रख लेनी, ये टेबल आपने लिटरली मेमोराइज करना है, ओके। और फोर्स वेट जो होता है उसका एमकेएस में न्यूटन हो गया, सीजीएस में आपको पता होगा डाइन है, एंड 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन्स। और एफपीएस में ये पी जो है इसे हम लिखते हैं पाउंड फोर्स, जो होता है एलबीएफ, राइट, ये इसका सिंबल है। वर्क एनर्जी का एमकेएस में जाउल है, सीजीएस में अर्ग होता है, और 1 जाउल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग्स। इसे हम आगे डिराइव भी करेंगे एक टॉपिक में। और एफपीएस में एनर्जी का यूनिट होता है फुट पाउंड। ये बना है वर्क जो यूनिट है ना, वर्क होता है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का ये पाउंड आ गया और डिस्टेंस का फुट आ गया एफ से, तो फुट पाउंड होता है इसका यूनिट। ये चीज़ थी बस। तो साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस, इसको मैंने ज़्यादा इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये आपने बुक से ही इसका टेबल याद कर लेना है प्रीफिक्सेस का। और एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन, क्या है कि इट्स द साइंटिफिक मेथड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, मतलब 1000 हो गया, 0.0001 है, तो इसको हम करेंगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विद द पावर ऑफ 10। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ओनली वन नॉन जीरो डिजिट देयर शुड बी बिफोर द डेसिमल। ये नीचे आप देख रहे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ज़रा देखें यहाँ फोर्थ पॉइंट का जो लास्ट लाइन है 8.00 इंटू 10 पावर 3 kg लिखा हुआ है मैंने। तो
यही है साइंटिफिक नोटेशन, इसी को कहते हैं। मतलब डेसिमल प्लेस के पीछे एक नॉन जीरो डिजिट है और आगे 10 की पावर के साथ हमने लिखा है ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्सेस इज द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 रिटन बिफोर द एसआई यूनिट। इसका टेबल आपने बुक से कर लेना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का अब टॉपिक आया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस। तो significant figures हैं क्या? All accurately known and the first doubtful digit in your measurement are called significant figures। ये डेफिनेशन बस आपने इस तरह याद कर लेनी है कि जो सारे accurately known है और जो फर्स्ट डिजिट जिसमें डाउट होगा आपकी मेजरमेंट में, आपकी वैल्यू में, तो वो सारे कलेक्टिवली होंगे significant figures। इसके साथ लीस्ट काउंट देख लीजिए जल्दी से कि लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय योर इंस्ट्रूमेंट। जैसे मीटर ऑड है तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें से क्या होती है, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर उसे हम 1 मिलीमीटर कह देते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 0.1 × 10 is 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले इसके देखेंगे हम रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने जितना पॉसिबल हुआ उसको मैंने इजी वे में प्रेजेंट कर दिया। तो पहला पॉइंट है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 है अगर वैल्यू, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दिस इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस के 1001 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सारे ही सिग्निफिकेंट हुए। इसके बाद है जीरोस ऑन द लेफ्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होते हैं कि जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ मैंने बस एक एग्जांपल लिखी है कि अगर आपके पास 0009 लिखा है तो इसमें ऑब्वियसली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दैट इज़ 9। लेकिन एक और भी है कि अगर लिखा हो 0.001, तो पॉइंट के बाद है 001, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें पॉइंट के बाद जो 00 है उससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 0.001 जो है इसमें यही पॉइंट आता है कि जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। और इसको भी वैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं, तो ये 0.001 की वैल्यू हम आती ही नहीं है फाइनल आंसर में, क्योंकि हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में जैसे कन्वेंशन ऑफ राइटिंग यूनिट था कि हम अपने आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑन द राइट। अब राइट पे जो जीरो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? पहली चीज़ है कि इफ़ इट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल देन ऑल दो जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब 100.00 एक वैल्यू है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट है कि अगर इट इज़ ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो फिर ये डिपेंड करेगा ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्ड दैट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजरमेंट है 8000 kg की, तो अगर जिस इंस्ट्रूमेंट ने इसे मेजर किया उसका लीस्ट काउंट था 1 kg, इसका मतलब है इसने 1 से स्टार्ट करके पूरा 8000 तक आया है ये, तभी इसके पास फिर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए इसमें। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट उसका लीस्ट काउंट 10 kg था तो उसने 10 स्किप किया, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा 800 kg, या फिर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 0.00 10 पावर 3 kg। और यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8.00। इसी को मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख दिया कि इन साइंटिफिक नोटेशन ओनली द मैंटीसा, जो ऊपर देखें 8.00 इज सिग्निफिकेंट। जो 10 पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, 10 की पावर वाली चीज़ को हम नहीं देखते, हम सिर्फ पीछे देखेंगे मैंटीसा को जिसमें 8.00 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है कि जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। सो 8.00 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो इसमें। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर रूल्स ऑफ कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके मैंने 2 पॉइंट्स सबसे पहले लिख दिए हैं कि इन दोनों को एक्सप्लेन आगे जाके करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन पहले ये 2 पॉइंट्स आप देख लें कि आपने फिर अल्टीमेटली यही दोनों दिमाग में रिटेन रखने हैं और इससे आपको समझ आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन द आंसर प्रिसिजन मस्ट बी इक्वल टू द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू गिवन, और प्रिसिजन होती है इनवर्स टू लीस्ट काउंट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी इक्वल टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू गिवन। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोनों को ना एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो वैल्यूज़ है 1.11 और दूसरी है 1.1, इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2.21, राइट। लेकिन आंसर्स का जो डेसिमल प्लेस होंगे इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 2.2। क्यों? क्योंकि आंसर की प्रिसिजन हमने कहा था, रूल था
must be equal to least precise value, that is 1.1 in this case. अब यहाँ सबसे पहले प्रिसीजन का मीनिंग देख लें. प्रिसीजन होती है सिंपली हाउ डिटेल्ड, ठीक है ना, प्रिसाइज है, कितनी डिटेल्ड है आंसर, या फिर कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस. तो या कितना डिटेल्ड आंसर है या कितने हैं डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस, तो वो डिटरमिन करती है उस आंसर की प्रिसीजन. तो यहाँ पर और प्रिसीजन होती है विच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट काउंट. अब जब भी हम कहते हैं ना प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ज़्यादा हो या कम, इसका मतलब है उसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. हम हमेशा लीस्ट काउंट के मैग्नीट्यूड को कहते हैं कम है या ज़्यादा. तो प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट काउंट. फॉर एग्जांपल 1.11 यहाँ जो दिया गया है, वैल्यू गिवन थी, इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01, राइट, क्योंकि 1.11 है, और ये लेस है इन मैग्नीट्यूड देन द लीस्ट काउंट ऑफ 1.1 जो होगा 0.1, राइट, बिकॉज 0.01 इज लेस देन 0.1. So that's why 1.11 is more precise and has less क्या magnitude of least count. ये ब्रैकेट में क्योंकि ये बार बार नहीं मैं कहूँगा, तो इसका यही मतलब होता है. एंड वाइस वर्सा फॉर 1.1. तो जो आंसर है 2.21, सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गिवन वैल्यू थी ना 1.1, हमने डेसिमल प्लेस इस जितने रखने हैं, क्योंकि 1.1 सबसे कम प्रिसाइज है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा है उसकी दूसरी गिवन वैल्यू से. तो हमारा यहाँ पर ये टास्क होता है. तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है. तो आप पहले पिछली स्लाइड में देख लें कि मैंने इसमें लिखा है कि आंसर की प्रिसीजन कह लें या सिग्निफिकेंट फिगर, एक ही बात है, ठीक है. तो आंसर सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी इक्वल टू दैट वैल्यू, दैट गिवन वैल्यू दैट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट, राइट. तो हमने आंसर की प्रिसीजन या सिग्निफिकेंट फिगर को वहाँ तक रखना है. तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग 3.45 एंड 5.1 वी गेट 17.595, ठीक है. लेकिन आंसर्स डेसिमल प्लेसेस विल बी राउंडेड ऑफ टू 17.6. इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी ही बात है, बिकॉज द आंसर सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी इक्वल टू गिवन वैल्यू हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 5.1 हियर. तो आपको ना यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहीं से फिर हम देखते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक. तो अब देखते हैं प्रिसीजन. प्रिसीजन की डेफिनेशन है इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़ विद ईच अदर. ओके, इसको आपने गौर करना है, विद ईच अदर. तो मतलब हुआ कि किस हद तक जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से क्लोज हैं, मतलब उनमें कितनी सिमिलैरिटी है. तो आगे प्रिसीजन की ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, ये हमने ऊपर समझ लिया है. और लीस्ट काउंट को भी कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ये आगे टॉपिक आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिसीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये भी आपको ऊपर समझ आ गई होगी. तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1.11, 1.12, 13 एंड 14, तो ये इन्हें कहेंगे दीज वैल्यूज़ आर प्रिसाइज, क्योंकि आप देखें ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हैं, सिर्फ 0.01 का डिफरेंस आता है इनमें. नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी. एक्यूरेसी या डिग्री या एक्सटेंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़. अब अंडरलाइन किया टू एक्चुअल या टारगेट वैल्यू. यहाँ पर ईच अदर नहीं है, यहाँ पर है टू एक्चुअल या टारगेट वैल्यू, जो पहले से आपको गिवन होगी, जो पहले से आपने अपना गोल बनाया हुआ है कि इस वैल्यू तक पहुँचना है. तो जितनी आपकी मेजर्ड वैल्यू उस वैल्यू तक उसके पास होंगी, उससे क्लोज होंगी, तो उसका मतलब है आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है. तो उसका पॉइंट देख लें, एक्यूरेसी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और सिस्टमेटिक एरर. ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी. तो फॉर एग्जांपल आपके पास टारगेट वैल्यू है 100 और द वैल्यूज़ आपने मेजर की हैं वो है 99, 98 और 99.9. तो ये होंगी एक्यूरेट बिकॉज दे आर क्लोजर टू द टारगेट वैल्यू. अच्छा, अब आगे एरर एंड अनसर्टेनिटी. तो सबसे पहले एरर को डिस्कस करेंगे. एरर की डेफिनेशन है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू. मतलब जो पहले से सेट एक्चुअल वैल्यू थी और जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, उन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो एरर है. इससे हम कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो अगर आपने परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ये तो एरर हो गया ना. फिर इसको डिवाइड करेंगे बाय द एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, तो ये आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, राइट. अब इनकी टाइप्स को देखने से पहले सबसे पहले ये माइंड मैप बनाया मैंने राइट साइड पे ब्लू कलर में. इसमें एरर की टाइप्स देख लें. बस आपने ये दिमाग में ये एक स्केच रखना है कि एरर की ना एसेंशली ग्रॉस 3 टाइप्स हम रखते हैं. सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर जिसे हम एक्सीडेंटल या स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं, और तीसरा एरर जो है नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए
तीसरा एरर कह देते हैं हम लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर की फर्दर दो सब टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। तो अब स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन है, इट इज़ द एरर विच हैपन्स इन एन ऑर्डर विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये एरर ना एक सीक्वेंस में चलता है। मतलब जब आप लैब में वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर ज़ीरो एरर हुआ उसमें, तो ज़ीरो से अगर आगे हुई तो इसका मतलब है पॉजिटिव सीक्वेंस में आता रहेगा एरर, और अगर ज़ीरो से पीछे हुआ वो बिगिनिंग में ही, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव सीक्वेंस में एरर आता रहेगा। तो होप दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो नेक्स्ट इसकी सब टाइप्स देखते हैं। इसकी है इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन, ज़ीरो एरर या डैमेज। इनमें से कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है, और इसका फिक्स है कि यूज़ अ गुड इंस्ट्रूमेंट, गुड वन, और यू कैन अप्लाई द ज़ीरो करेक्शन जो हम करते हैं। इसके बाद है पर्सनल एरर, जो होता है ड्यू टू इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्यूरेट सेटअप या पुअर ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम पैरेलैक्स एरर को भी शामिल कर सकते हैं। इसका फिक्स है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन रखें आप, सेटअप आपका एक्यूरेट हो और गुड ऑब्जर्वेशन हो विदाउट द पैरेलैक्स एरर। जो आप बिल्कुल वर्टिकल होकर देखें ना अगर, तो उससे पैरेलैक्स एरर ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर, जो सेकंड टाइप है एरर की, जिसे हम एक्सीडेंटल या स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मतलब लेंथ की वर्नियर कैलिपर से बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट गिव्स डिफरेंट मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस, पॉसिबली ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो होप दैट इज़ प्रटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो नेक्स्ट इसका फिक्स क्या है कि आप सिंपली मीन ले लेते हैं, एवरेज लेते हैं आप, क्योंकि आप यही करते हैं ना, हम लैब में डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम एंड में उसका हम मीन ले लेते हैं। तो यही होता है रैंडम एरर का फिक्स। So this error is not fully resolved. Okay. Last, a least count error. So this happens due to different least count of instruments measuring the same physical quantity. Fix क्या है, use the most precise instrument, और आपको पता है precision is inversely proportional to least count. तो अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आपको चाहिए द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। तो ये आप साइड पे देख सकते हैं, मैंने तीनों के लीस्ट काउंट लिख दी हैं। मीटर रॉड का 0.1, वर्नियर कैलिपर का 0.01 और स्क्रू गॉज का 0.001। तो मतलब हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है स्क्रू गॉज, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, राइट, क्योंकि 0.001, 0.01 और 0.1 से उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो जिसका लीस्ट काउंट कम वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, एंड दैट इज स्क्रू गॉज। अच्छा, अब आगे हम अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो अनसर्टेनिटी की आप ये राइट पे देखें, बिल्कुल टॉप राइट पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अनसर्टेनिटी इज़ द रेंज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट, राइट। ये एरर से रिलेटेड चीज़ होती है, तो एरर का जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज ऑफ एरर जो आएगी आपकी मेजरमेंट में, उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एंड थर्ड इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहली जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इट इज़ लिटरली इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट हैज़ द सेम यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो एग्जांपल लिखिए, लेंथ आपके पास मीटर रॉड से आपके पास आई है 10, ठीक है, लेकिन इसमें हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी साथ हमने इंडिकेट की है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और यही है लीस्ट काउंट मीटर रॉड का। तो इसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा प्लस माइनस, राइट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो नेक्स्ट है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसी के साथ अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब आ गया इसका मेन टॉपिक, जो है अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स। तो ये लॉन्ग में भी आता है और न्यूमेरिकल्स में ऑफ कोर्स ये करना पड़ता है। अब इसमें आपकी बुक के मुताबिक जो इसमें ये मैंने सब टॉपिक्स लिखे हैं नंबर्ड वे में 1 2 3, तो आप देख लीजिएगा जो आपकी बुक में है फेडरल और पंजाब में, आप सिर्फ उसी टॉपिक तक रहिए, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए देख लीजिए या स्किप कर लें उसे। तो मैंने इसके टोटल ना 5 टॉपिक्स बनाए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, पावर फैक्टर के लिए, और एवरेज वैल्यूज़ के लिए, और टाइम पीरियड के लिए। तो ये 5 इसके सब टॉपिक्स हैं रिजल्ट्स में ना। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहला आ गया फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो मेथड है वो है ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, रिजल्ट में आपने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको ऐड कर देना सिंपली। तो इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस आपके पास दी है, एक्स इज
x1 है 15.4 प्लस माइनस 0.1 एंड x2 है आपके पास डिस्टेंस 25.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों x के बीच का। तो वो x आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1। तो इसमें देखिए जो आंसर आया है उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी थी दोनों वैल्यूज़ के साथ उसको हमने ऐड किया, और नीचे हमने एडिशन किया है उसमें भी ऑब्वियसली हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड ही किया है, माइनस नहीं किया। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। ऐड करने के बाद हम फिर से कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता, क्योंकि बुक ने इसको ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बताया कि उसने आखिर में कन्वर्ट कैसे किया। तो ये एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है, वोल्टेज और करंट दी गई है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लगाया आर का। तो इसने सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की है वी में, जो इसका फॉर्मूला आपको पता है ऊपर नज़र आ रहा है। फिर इसने आई में फाइंड किया है, और फिर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो ऐड करके आ गई। राइट, ये ऊपर जो पहला स्टेप कर दिया ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला। अब नेक्स्ट है, इसने आर की वैल्यू निकाल दी, जो वी और आई की वैल्यू गिवन थी उसको डिवाइड करके आपके पास रेजिस्टेंस आ गई 5 ओहम्स। अब फाइनली जो आंसर लिखा उसमें अब हमने कन्वर्ट कर देना था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 10% और आंसर था रेजिस्टेंस का 5 ओहम्स। तो हमने सिंपली क्या किया, 5 ओहम्स का हमने 10% ले लिया। ये मैंने हैशटैग में लिखा हुआ है साथ कि 5 इंटू 10% किया तो 0.5 आ गया आंसर। तो अल्टीमेटली तो ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अल्टीमेट आंसर क्या था, जो रेजिस्टेंस आई 5 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स, ये था फाइनल आंसर। अब आपको शायद समझ आ गया ये किस तरह किया इसने। तो थर्ड है फोर पावर फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल ए टू द पावर एक्स है, तो इसमें हम एक्स जो है ना पावर फैक्टर, जो पावर होगी एक्सपोनेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, और फिर वही उसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। ठीक है, इसको भी थोड़ा डिटेल में आपको सारा बताता हूँ। एक स्मॉल स्फीयर है, उसका रेडियस आपके पास आया वर्नियर कैलिपर से जो है 1.25 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपसे शेयर किया था पहले भी। तो रेडियस आगे अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। राइट, तो आपने सबसे पहले रेडियस की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होगी ना, ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो उसको आपने डिवाइड कर दिया मेजर्ड वैल्यू से और इनटू 100 कर दिया, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस आ गई। अब आपने लेना है, अब ये आप अब बारी आई है जो पावर फैक्टर था ना, क्योंकि एरिया फाइंड करना है तो इसलिए एरिया का फॉर्मूला है ना पाई आर स्क्वायर। तो यही ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू है जो पावर फैक्टर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो 2 इंटू 0.8 ये 1.6% आ गई आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द एरिया। ठीक है, ये हो गया। तो एरिया आपने फिर पहले फाइंड किया, और लास्ट में इसने सिर्फ यहाँ तक तो लिख दिया ना विद 1.6% अनसर्टेनिटी, लेकिन आपको इसको भी आंसर को कन्वर्ट करना होता है। इट्स अ मस्ट दैट यू कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसका वही स्टेप है कि आपने 4.9 का 1.6% लिया, और जो आंसर आया वो आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। उसको फिर आपने 4.9 के साथ प्लस माइनस लिख दिया, 4.91 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द एरिया। राइट, अब है अनसर्टेनिटी इन द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज। तो आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी फिजिकल क्वांटिटीज, उनका आपको एवरेज लेने को कह रहे होंगे, और फिर उस एवरेज में अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड करनी। तो इसका फॉर्मूला कि सबसे पहले ऑफ कोर्स एवरेज लिया आपने, फिर उन एवरेज की डेविएशन ली फ्रॉम देयर ओरिजिनल वैल्यूज़। राइट, फिर जो डेविएशंस आएंगी उनका आपने मीन लेना, तो जो उन डेविएशन का मीन होगा, मतलब उन डेविएशन का भी एवरेज जो होगा, तो वो होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो ये एग्जांपल से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक स्मॉल सिलेंडर की रेडियाई गिवन है 3, तो इनकी हमने एवरेज ले ली आर प्राइम जो आई 1.51 सेंटीमीटर, ये आ गई एवरेज ऑफ द रेडियाई।
अब हमने जो इस एवरेज आई है इसकी डेविएशन लेनी है फ्रॉम देयर ओरिजिनल वैल्यूज़। तो आर प्राइम को R1 से माइनस किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर ये डेविएशंस आ गई, इनका भी हमने एवरेज या फिर मीन ले लिया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो फाइनल आंसर आया 0.007 सेंटीमीटर, राइट। ये जो है 0.007 सेंटीमीटर, ये है असल में जो एवरेज वैल्यू आई है 1.5 सेंटीमीटर, ये है उसका अनसर्टेनिटी। तो ये आंसर मैंने आगे लिखा हुआ है कि एवरेज आ गया रेडियाई का 1.51 प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर विच इज़ दी अनसर्टेनिटी इन द एवरेज। तो ये इस तरह आपने फाइनल आंसर लिखना है, जो बुक में आई गेस नहीं लिखा हुआ था। तो फाइनल इसका सब टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड का अनसर्टेनिटी कितनी आएगी टाइम पीरियड में, ये मतलब है इसका। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जो गिवन होगी टाइम की वैल्यू, उससे आपने टाइम पीरियड फाइंड करना होगा, फिर उसका आपने टाइम पीरियड का अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड में। तो उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो गिवन होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, राइट। तो अब ये देखते हैं, इसमें आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी दे दिया गया है कि विच इज़ द टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो जो टाइम आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दिया, टाइम पीरियड आ गया। फिर आपको जो टास्क है आपका वो है कि आपने टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, तो वो होगी लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो एग्जांपल देखें, टाइम रिकॉर्डेड फॉर 20 वाइब्रेशंस, ये आ गई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। और पेंडुलम इज दिस, तो ये आपके पास टाइम आ गया फॉर मल्टीपल यानी 20 वाइब्रेशंस। और लीस्ट काउंट आ गया, स्टॉप वॉच यूज़ की थी आपने, इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेकेंड। तो सबसे पहले आपने टाइम पीरियड फाइंड किया विच इज़ 35.2 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ 1.76 सेकेंड्स। अब आपने सिंपली इसका अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इसमें। तो लीस्ट काउंट दिया था 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो 20 होगी, तो 0.005 सेकेंड आ गया अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो इसको आपने कंबाइन करके लिख दिया, फाइनल आंसर कॉन्कैटिनेट करके ये आ गया 1.76 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड, आपने यूनिट भी लिखना है साथ। तो दिस इज हाउ यू डू दिस अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डायमेंशन एनालिसिस। इसके काफ़ी सब टॉपिक्स हैं और है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन इज एक्चुअली base quantities with power factors that represent other derived quantities are called their dimensions। तो असल में क्या है, at its core dimensions base quantities हैं, लेकिन उनके पास एक्सपोनेंट होगा, पावर फैक्टर होगा, यानी वो मल्टीप्लाइड की गई हैं, डिवाइडेड की गई हैं, और वो रिप्रेजेंट करती हैं अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, राइट। तो यही है डायमेंशंस, और ये इस तरह हमें बता देती हैं फिजिकल या क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर आपके पास एरिया है, उसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर, तो इससे आपको नेचर पता चलेगी ये लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह आपको इसकी क्वालिटेटिव नेचर समझ आ जाएगी। तो आगे ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रखा है, तो आपने इसको एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है। ये बस एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसेंशली की टर्म्स आपको ये याद रखनी है। तो मैं पहली तो डिस्कस करता हूँ डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला है कि वो एक्सप्रेशन दैट शोज डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटलाइज्ड। जैसे ये है एल स्क्वायर और एल बाई टी। एल स्क्वायर हो गया एरिया के लिए और एल बाई टी ये है स्पीड के लिए। तो इसके बाद है डायमेंशनल इक्वेशन। तो एक वो इक्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करे विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, तो उस इक्वेशन को कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल बात है, ऊपर से एरिया हम इस तरह लिखेंगे, एरिया इक्वल्स एल स्क्वायर और स्पीड इक्वल्स एल बाई टी। तो ये मस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट विद कैपिटलाइज्ड, सिंटेक्स आपने इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसके बाद ये जो फोर टर्म्स हैं, या खुद ही इसको देख लें कि इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपने सिंपली इसे मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़, राइट। तो और इसी तरह डेराइव क्वांटिटीज़ की भी होंगी। तो जो डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हैं वही एक्चुअली फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, और यही होती हैं हैव द बेस क्वांटिटीज़ हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशंस सामने लिखी हैं। इसमें मैं बता दूं, करंट के लिए आई की जगह ए भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल ए। टेम्परेचर के लिए इस थीटा की जगह कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल के हो सकता है।
केल्विन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए J है, इसमें आप CD भी लिख सकते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N है, इसमें आप मोल भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो यही असल में प्रोडक्ट या क्वोशंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़ एंड दैट हैव पावर फैक्टर्स। तो यही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बन जाएंगी। इसके बाद देखते हैं प्रोज ऑफ डायमेंशंस। पहले ये जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट है ये आगे एलैबोरेट हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट में इट्स ऑब्वियस, इट रिलेट्स फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स बेस क्वांटिटी। एरिया इक्वल्स एल स्क्वायर होगा, तो आपको पता चल जाएगा एरिया के अंदर लेंथ आती है। और फिफ्थ है डिटरमिन पॉसिबल यूनिट्स, इससे एरिया के यूनिट्स भी आ गए आपको, एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। अब हम पहले देखते हैं कॉन्स ऑफ डायमेंशंस मतलब डिसएडवांटेजेस। तो पहला है इट इज़ ओनली फॉर वैलिडेटिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, नॉट द फिजिकल करेक्टनेस। या फिर इक्वेशंस विच आर डायमेंशनली करेक्ट आर नॉट नेसेसरली फिजिकली करेक्ट। मतलब डायमेंशन से जब आप दो इक्वेशंस को रिलेट करते हैं, तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट भी हों, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं और कोई और वैल्यू हो, कोई और फैक्टर हो, तो वो डायमेंशन के ज़रिए से नहीं पता चल सकता। तो डायमेंशन इज़ फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसी को ही कहते हैं द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन या करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, not the physical correctness always. Next time, it is not applicable for trigonometric, logarithmic and exponential factors. यही ऊपर वाली बात इसी में आती है कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये डायमेंशन से पता नहीं चल सकते। थर्ड है इट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, का आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। और अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सेम डायमेंशन हैं तो आप उनको भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और ये वैल्यू तो ऑब्वियसली नहीं बता सकेगी किसी कांस्टेंट का, राइट, बिकॉज डायमेंशन क्या है, सिंपल बेस क्वांटिटीज हैं, तो वो उसी हद तक रहती हैं। अब इसके जो प्रोज थे उनके 3 पॉइंट्स डिस्कस होने लगे हैं। तो पहला पॉइंट था चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन या फिर डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है कि लेट अस चेक वेदर द इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था मोशन का। देखते हैं कि इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में वी एफ आ गया, वेलोसिटी एल बाई टी आ गई इसकी डायमेंशन, और वी आई प्लस ए टी ले लिया हमने। वी आई के भी एल, ये राइट हैंड साइड में एल बाई टी हो गया, और एक्सेलरेशन का एल बाई टी स्क्वायर हो गया, और टाइम टी, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो ये एल बाई टी हो गया, प्लस ये तो टू होल एल टी, एल बाई टी आ गया हमारे पास। अब टू को इग्नोर करेंगे बिकॉज ये आपने टेबल याद कर लिया होगा, इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हुआ कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दैट्स इट। यही इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। मतलब वो प्रिंसिपल जो हमें बता सके कि क्या आया कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो अगर होती है तो हम इसी को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब वो इक्वेशन होमोजेनस है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, राइट। तो नेक्स्ट है डिराइविंग फार्मूला। ये भी डायमेंशन से किया जा सकता है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस पे आने से पहले आपको ये पर्पल बॉक्स ऊपर आना चाहिए, न्यूटन जूल और वॉट की जो यूनिट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन होता है ना, फोर्स इक्वल्स टू एम से आता है, तो इसके तभी यूनिट बनते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल के होते हैं न्यूटन मीटर, इट्स वर्क, तो इसकी भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। न्यूटन की वैल्यू डाल के और फिर मीटर एक लग जाएगा। वॉट में फिर जूल की वैल्यू नीचे डालते हैं और पर सेकंड बस कर देते हैं। तो ये आपको इस फॉर्म में, किलोग्राम वाली फॉर्म में आपको ये आना चाहिए, ये आपको टिप्स में होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं डिराइविंग फार्मूला। तो इसकी एग्जांपल ली है मैंने। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डिराइव अ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड अज्यूमिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, रेडियस एंड स्पीड। तो आपको क्वेश्चन से ही आपको वो फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाएगी, उसके अंदर जो फैक्टर्स आएंगे वो भी आपको वो बता ही देगा क्वेश्चन। तो अब आपको बस सोल्यूशन में आपको फिगर आउट कर लेना है उसका। सिंपली आपने लिखना है फोर्स है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर जो उन्होंने बताया है, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट आपने ए बी सी लिख देने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आपने इसी फॉर्म में करना है, तो ये ज़रूरी है ये सारा कुछ करना कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह लिख दिया आपने। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया ताकि इक्वल आ जाए, और कांस्टेंट को हम 1 कर देते हैं, राइट।
तो इक्वल्स टू एम ए वी बी और आर सी आ जाएगा। तो अब मैं असल में जो हमारा टास्क है ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को लिखा इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। फोर्स की डायमेंशन हमने नीचे लिख दी एम एल बाई टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज फैक्टर्स जो बताए थे उसकी भी हमने उसको ओपन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। अब हमने बाय यूजिंग मैथ्स अलजेब्रा एम मैथ्स था तो उसका एम ही होता है, ए आ गया। वेलोसिटी थी एल बाई टी, तो एल के ऊपर भी बी है और टी माइनस वन बी है, ठीक है। और उसके बाद रेडियस लेंथ होती है तो उसका एल आ गया। अब हमने इसे कंबाइन करके लिख दिया एम ए एल बी प्लस सी और टी माइनस बी, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही फॉर्म में हमने इसे कंप्रेस करके लिख दिया। अब हमें ये सारी वेरिएबल्स क्लियर हो गई हैं, तो एम तो हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देना है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो इसी तरह रिलेट करके m की वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू वन, राइट और लेफ्ट देख के। l था b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल्स वन हो गया, और टाइम आप देखें माइनस b था राइट पे, और लेफ्ट पे हमने उससे कर दिया माइनस b इक्वल्स टू माइनस टू, मतलब b इक्वल्स टू टू। तो इसी को रीअरेंज करके आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a की, b की और c की। तो आपने फिर यही वैल्यूज़ प्लग कर देनी है उस ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपने बनाई थी कांस्टेंट के साथ, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, और फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फाइनल है टॉपिक इसका फाइनल पॉइंट, कन्वर्टिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये यूज़ होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था वर्बली। तो क्वेश्चन होगा आपके पास कि कन्वर्ट जाउल फ्रॉम द एम के एस टू अर्ग इन सी जी एस, मतलब एनर्जी के यूनिट्स हैं, उसमें इंटर कन्वर्जन करनी है हमें। तो इसको दूसरी तरह हम इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि वन जाउल में कितने अर्ग्स हैं। तो हमने इसको इस तरह फ्रेम करना है कि एन वन जाउल इक्वल्स टू एन टू अर्ग, ठीक है। अब एन वन ऑब्वियसली वन कर देंगे हम, और एन टू असल में फाइंड करना है, हमने देखना है जाउल में कितने अर्ग्स आते हैं। तो हमें एम के एस सिस्टम में पता है जाउल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जी एस में हमें पता है अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, तो ये जाउल की जगह ये आ गया और अर्ग की जगह ये आ गया। तो एन टू की वैल्यू आ गई इस तरह, 1000 हमने किलोग्राम को खोला और मीटर को खोला, तो 1000 ग्राम डॉट 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारी जो ये चीज़ें कटनी थी कट गई, और आखिर में 10 पावर 7 आंसर आ गया एन टू का। सो नाउ वी नो वन joule has 10 power 7 ergs. So alhamdulillah, we have covered the entirety of measurements, and it's my suggestion that you consider these notes as a foundation for your application ahead. यही पॉइंट्स आप रिटेन रखें, और इसी की बेस पे ही आगे जो आपने क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं तो इंशाल्लाह इसी से सब कुछ हो जाएगा डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।